गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, इस चैप्टर में हमको बेसिकली मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के बारे में जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करना है, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज से मतलब है केमिकल रिएक्शंस, कि मेटल की स्पेसिफिकली अगर मैं किसी के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ तो वो मुझे प्रोडक्ट में क्या देते होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी का एक चैप्टर का एक और पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे कि मेटल्स जब अर्थ क्रस्ट से निकलते हैं तो किस फॉर्म में निकलते हैं, उस फॉर्म में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, जहां पर हम उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो अभी इंट्रोडक्शन में आज की क्लास में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसके साथ डील करेंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इन एलिमेंट्स को बेसिकली हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी में हम रखते हैं मेटल्स को। ठीक, उसके बाद आ गए नॉन मेटल्स और उसके बाद आ गए मेटलॉइड्स। ठीक है, तो जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है 118 एलिमेंट्स जो हमारे पीरियोडिक टेबल में है, उन सारे एलिमेंट्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। ठीक है, मतलब उन 118 में से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, अब एक बेसिक डिफरेंस देखें अपन कि मेटल और नॉन मेटल में क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, अब मेटल्स और नॉन मेटल्स को अगर अपन क्लासिफाई करें अलग अलग तरीके से तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जैसे अभी अगर हम सिर्फ मेटल की बात करें, मेटल की बात करते हैं तो फर्स्ट हम बोल रहे हैं क्या कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जितने भी मेटल्स होंगे वो सारे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे, गुड कंडक्टर। अब गुड कंडक्टर से मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये एक मेटल का पीस है ना, सपोज मान ले ये Fe है, आयरन है। ठीक है, और इस आयरन की रॉड को अगर मैं किसी सॉकेट के अंदर डाल देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के इस तरफ से, तो यहाँ तक इसका करंट फ्लो होकर आएगा, मेरे को हाथ में झटका लगेगा, दैट विल बी व्हाट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब करंट जो है वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक फ्लो हो सकता है। सेम इसी तरीके से अगर इस रॉड को मैं गैस पे गर्म करता हूँ इस एंड से, तो धीरे धीरे ये पूरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। दैट मीन्स हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर। तो इसलिए हमने बोल दिया मेटल्स जो है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, जितने भी मेटल्स होंगे वो सारे हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे, गुड कंडक्टर्स होंगे। दूसरा सिंपल सी भी बात करते हैं अपन, दूसरा है मेटल्स आर जनरली सॉलिड। मेटल्स क्या है, सॉलिड होते हैं। अब यहाँ एक एक्सेप्शन है अपने पास, एक्सेप्ट Hg स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी। ठीक है, अर्थ क्रस्ट पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे सिर्फ एक ही मेटल ऐसा है जो हमको लिक्विड स्टेट में मिलेगा, दैट इज मर्क्यूरी। लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं या मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड। अब सॉलिड में वो सॉफ्ट सॉलिड हो सकते हैं या हार्ड सॉलिड हो सकते हैं। सॉफ्ट सॉलिड से मतलब है ऐसा सॉलिड, ऐसा मेटल जिसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम। ठीक है, तो लैब में जब हम इसको देखेंगे या लैब में जब आप अपने स्कूल में इसको देखोगे तो आपको वहाँ पर एक ऐसा मेटल मिलेगा दैट इज सोडियम, जिसको आप आसानी से चाकू से काट सकते हो। और बहुत हार्ड मेटल भी होते हैं जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिनको हम चाकू से नहीं काट सकते। तो मेटल जितने भी है सॉलिड होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड भी हो सकते हैं, हार्ड सॉलिड भी हो सकते हैं। और एक एलिमेंट या एक मेटल ऐसा है मर्क्यूरी, दैट इज लिक्विड इन स्टेट। ठीक है, इसी से रिलेट करके अपन एक चीज और देखें, हम बोल रहे हैं क्या, मेटल्स हैव अ वेरी हाई डेंसिटी।
मेटल की डेंसिटी कैसी होती है? बहुत ज़्यादा। मेटल हैव अ वेरी हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी से मतलब है कि वो पर्टिकुलर मेटल जो है वो अंदर तक कितना भरा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, सपोज मान लो आपने टेनिस की बॉल ली, कॉस्को की बॉल ली, और उस बॉल को बीच में से हाफ काटा। तो जब आप उसको बीच में से हाफ काटोगे तो आप देखोगे कि अंदर वो खोखली है, मतलब अंदर से वो खाली है, सिर्फ एक सरफेस है उसका बाहर से। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन दैट पर्टिकुलर बॉल इज एम्प्टी, खाली पड़ा हुआ है। इसी की जगह अगर मैं एक लोहे की बॉल ले लेता हूँ गोल और उसको बीच से काट देता हूँ, तो आप देखोगे कि जब आपने उसको ऐसा काटा लोहे की बॉल को, तो ये अंदर तक पूरा ऐसा लोहा है, सॉलिड। दैट मीन्स कि जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे पूरे इसके अंदर क्या है, अरेंज्ड, बहुत पास पास, इसीलिए उसकी डेंसिटी भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो जो सॉलिड्स होते हैं उसके अंदर क्योंकि पार्टिकल जो है वो पास पास होते हैं, दे आर क्लोजली पैक्ड, इसलिए हमेशा उनकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, अब अगर डेंसिटी ज़्यादा हो गई, ये पार्टिकल पहले से पास पास हो गए हैं, तो क्या आप उसको दबा के पास कर सकते हो? नहीं। कॉस्को की बॉल को जब आप दबाओगे दब जाएगी, बिकॉज बीच में स्पेस क्या है, खाली है। वहीं अगर आप आयरन की बॉल को दबाने की कोशिश करोगे नहीं दबेगी, बिकॉज पार्टिकल के बीच का स्पेस क्या है, बहुत कम है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि मेटल्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मेटल को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो चार बेसिक सी प्रॉपर्टी की हमने बात की। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मेटल हैव अ वेरी हाई डेंसिटी एंड मेटल कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। ठीक है, अब ये चारों प्रॉपर्टी लिखो। इसके बाद एक हम पांचवी उठाते हैं, उसको डिटेल में देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, चारों लिख ली है ना। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई क्या, कि मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर्स, मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर्स। और सिक्स्थ हो गई, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, ये दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। हमने बोला कि मेटल जो होते हैं वो जनरली क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स। डोनर्स मतलब देने वाले। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं। सपोज ये एक मेटल है, तो ये मेटल के अंदर टेंडेंसी है कि ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है n नंबर्स, वेयर n कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी 1, इट कैन बी मोर देन 1। ठीक है, तो हर मेटल के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रॉन डोनर्स। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो देने वाले पे हमेशा चार्ज क्या लगता है, पॉजिटिव, इसलिए हमने बोल दिया मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, और मेटल्स बिहेव इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। क्लियर है चीज? तो ये 6 प्रॉपर्टी हुई। अब ये मेटल इलेक्ट्रॉन कैसे देता है, क्यों देता है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैसे बना, उसको हम डिस्कस करते हैं। आप ये 6 पॉइंट लिखो। अब हमने यहाँ पॉइंट लिखा क्या, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। या फिर इसको ऐसा लिख लेते हैं, मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा सही रहेगा अपने लिए। हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा क्या, मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब ये कैसे होता है, हम इसकी बात करते हैं कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट किया या क्यों डोनेट करता है। अब सपोज अपन एक एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया सपोज सोडियम। ठीक है, तो इस सोडियम का जब हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा इसका 11 पीरियोडिक टेबल में, और अगर एटॉमिक मास की बात करेंगे तो ये हो गया 23, है ना। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23। अभी हमको एटॉमिक मास का काम नहीं है। अब इस एटॉमिक नंबर 11 के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की बात की
तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11। प्रोटॉन की बात की तो प्रोटॉन कितने हो गए 11, और न्यूट्रॉन की बात की तो न्यूट्रॉन कितने हो गए 12। ठीक है, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा ये कैसे आया, जिनको नहीं पता है वो सुन ले कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वो हो गए जिन पे माइनस चार्ज है, प्रोटॉन वो हो गए जिस पे प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन जो है दे आर न्यूट्रल। ठीक है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने, तो दैट इज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, या फिर एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो 23 में से 11 गया, हमको मिले 12। क्लियर है। अब इन सब चीजों में से हमने पढ़ रखा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये होते हैं सेंटर ऑफ एटम के अंदर प्रेजेंट। उस सेंटर ऑफ एटम को हम बोल देते हैं न्यूक्लियस, है ना, उसको हमने बोल दिया क्या, न्यूक्लियस। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर एक एटम हमारे पास है, सपोज ये सोडियम एटम है, तो ये सोडियम का सेंटर है। ठीक है, और ये जो सोडियम का सेंटर है इसको बोला न्यूक्लियस, एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन इस सेंटर में प्रेजेंट है। और इसके बाद ऐसे सर्कुलर पाथ हैं जिनको हमने बोला ऑर्बिट्स, है ना, ये क्या है, ऑर्बिट्स। और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है फिक्स्ड नंबर में। जब हम सोडियम की बात कर रहे हैं तो हमने बोला कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब हमने सेकेंड की बात की तो हमने बोला यहाँ पर 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो सोडियम के अंदर जब हमने इन इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुए 2, 8, 1। ठीक है, ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्लास 9th में हमने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसी चैनल पे 9th क्लास की वीडियो भी है, चैप्टर नंबर आई थिंक 2 की या 1 की, तो आप उसमें जाकर देखें, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्लियर है चीज़। और अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है, नहीं समझ में आता है, तो कमेंट सेक्शन में आप डालें कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, तो इसको एक्सप्लेन कर देना एक बार। तो मैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा कि डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है। ठीक है, तो अभी हमने सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, 2, 8, 1, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। ठीक है, अब केमिस्ट्री में एक रूल होता है, उस रूल को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल, है ना। क्या बोला हमने उसको, OCTET, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल बोलता है कि हर एटम के अंदर उसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है, ये आउटर मोस्ट वाला है ना, अभी अगर इसको हम बोले तो पहले शेल को हम बोलते हैं K, फिर L और फिर M। तो सोडियम के लिए जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा हो गया, M हो गया, है ना। और इस M शेल के अंदर या इस M शेल को हम बोलते हैं वैलेंस शेल। ठीक है, ये जो M है ये हो गया क्या, वैलेंस शेल। कोई भी एटम का जो भी आउटर मोस्ट शेल होता है उस शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। किसी भी एटम का आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को बोल दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट रूल क्या बोल रहा है, ऑक्टेट रूल बोल रहा है कि हर एटम के अंदर, मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ डेफिनेशन, आप लिख लीजिएगा। ऑक्टेट रूल बोलता है कि एवरी एटम should have 8 electrons in the outermost shell और valence shell for the stability। किसी भी एटम को अगर स्टेबल होना है, if any atom wants to be stable then it should have 8 electrons in its outermost shell। किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 हो गया, दैट मीन्स इट इज स्टेबल। अब यहाँ स्टेबिलिटी से मतलब है कि वो एटम एक बार जब 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा आउटर मोस्ट शेल में, तो वो जो है वो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। इट विल बिकम नॉन रिएक्टिव और इनर्ट इन नेचर एंड इट विल बी हाईली स्टेबल।
अब अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम के बाहर कितने हैं? 1 है, और अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको 8 करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये नहीं बोला गया कि जो आखिरी वाला शेल होता है इसी में 8 करना है हमको, ठीक है। इसमें 8 कर भी सकते हैं, और अगर ऐसी कंडीशन है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन हटा दें और 8 की कंडीशन बन रही हो तो वो भी हो जाएगी। जैसे मैं समझाऊं आपको कि सपोज हमने बोला सोडियम Na, हमने कॉन्फ़िगरेशन बोला 2,8,1, ये K शेल था, ये L था, ये M था, ठीक है। इस कंडीशन में ये जो M शेल हम बोल रहे हैं, है ना, ये जो हमने M शेल बनाया है, ये जो M शेल है, इस M शेल को हमने बोला वैलेंस शेल, ठीक है। इस वैलेंस शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और इसको हमको ऐड करना है। अब इसको ऐड करने के लिए या तो मैं बाहर से क्या करूं, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेकर आ जाऊं और इसमें ऐड कर दूं, या फिर इसी 1 इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर कर दूं, है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन को मैंने बाहर कर दिया। अगर मैं ये 7 इलेक्ट्रॉन अंदर डालता हूं तो 7 + 1 8 हो जाएगा, आउटर मोस्ट में 8 होगा, और अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर करता हूं तो ये शेल तो खत्म ही हो गया, यहाँ कुछ नहीं है, और अंदर कितने बचे? 8। क्लियर है? तो ऑक्टेट टूल में ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड ही करो। अगर कंडीशन ऐसी कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन हटाकर भी 8 होते हैं तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ हमको सोडियम में समझ में आ गया कि अगर सोडियम में 8 इलेक्ट्रॉन करने या ऑक्टेट रूल फॉलो करना है तो 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं 7 लोगों को ऐसे एक लाइन में खड़ा करता हूँ और एक तरफ सिर्फ एक इंसान खड़ा है दूसरी लाइन में, और मुझे धक्का मारना है, तो मुझे एनर्जी ज़्यादा कहाँ लगेगी? ऑब्वियसली है कि जहाँ 7 लोग होते हैं वहाँ अगर मैं धक्का मारूंगा तो मुझे एनर्जी ज़्यादा लगेगी धक्का मारने में। जहाँ 1 होगा उसको मैं आसानी से धक्का मार सकता हूँ। तो अगर इस एटम की बात करें तो इस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट विल बी लो, वजह इसके कि इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को हम अंदर डालें, है ना। इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को जब अंदर डाला जाएगा तो एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, 7 इलेक्ट्रॉन्स को अंदर लेने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो एटम वो कोशिश करेगा जहाँ एनर्जी कम लगे। सिंपल है ना कि अगर हम हमारे स्कूल से हमारे घर जा रहे हैं तो हम उस रास्ते से जाएंगे जहाँ से शॉर्टकट हो, जहाँ से हम जल्दी पहुँच जाए, बिकॉज एनर्जी क्या होगी? कम खर्चा होगी। वैसे ही अगर एटम है तो वो प्रोसेस करेगा जहाँ एनर्जी कम खर्चा हो रही है। दैट मीन्स कि ये वाला जो प्रोसेस है ये तो नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, बचा ये वाला इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सोडियम क्या बन गया? Na बन गया 2,8। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, स्टेबल हो गया, और क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया इसलिए चार्ज क्या लग गया? +1, एंड सोडियम बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये कैसा हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। अब अगर कहीं भी कोई नेगेटिव स्पीशीज आ जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फटाक से उससे जुड़ जाएगा और बॉन्डिंग करके कोई कंपाउंड बना देगा, वो भी हम आगे देखेंगे। ये क्लियर होगी चीज, समझ में आ गया क्या बोला हमने। ऐसे ही अगर आप सपोज मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन नेगेटिव के लिए, मान लो अपन ने ऑक्सीजन लिया, इसको हटाते हैं। अब अपन लेते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर इज 8, एटॉमिक मास इज 16, ठीक है। इस 8 से आपको समझ में आ गया होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 8, प्रोटॉन की बात करें तो 8, और न्यूट्रॉन की बात करें तो भी 8। 16 - 8 इज 16। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट हो गए? सेंटर में। तो ये सेंटर हो गया हमारा, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गए। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरे ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। के वाले ऑर्बिट में 2, एल वाले ऑर्बिट में 6। अब इसका अगर हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो 2,6 हुआ। आउटरमोस्ट शेल कौन सा हो गया? 6 वाला। अब अगर इसको स्टेबल होना है तो या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे तो अंदर वाले में 2 बचे। यहाँ 8 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पहले शेल की लिमिट ही कितनी है? 2, तो 8 हटा दे। या फिर हम क्या करें? 2 इलेक्ट्रॉन को अंदर कर दें। तो 6 निकालना या 2 ऐड करना, एनर्जी कम किस में? ऑब्वियसली ये 2 ऐड करने में। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 2,8 ऑक्सीजन, ठीक है। और क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो लेने वाले पे चार्ज नेगेटिव, तो -2 हो गया।
क्लियर है चीज। इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम ले रहे हैं, नंबर है 13, कॉन्फ़िगरेशन हुआ 2,8,3, क्या करना पड़ेगा इसमें, इलेक्ट्रॉन लेना है कि देना है, ऑब्वियसली ये यहाँ पर 8 है, अगर इसमें 8 करने हैं तो 5 अंदर लाने हैं, 5 + 3 8, या फिर इस 3 को बाहर निकालें, आसान क्या है, 3 को बाहर निकालना, 3 बाहर निकल गया, 4 लग गया क्या, +3, है ना। मैग्नीशियम है Mg, नंबर है 12, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,8,2, या तो 6 ऐड करके इसमें 2 प्लस करें तो 8 हो जाएगा, या फिर 2 को बाहर करें, ये 2 बाहर कर दिए, 4 लग गया क्या, +2, ठीक है। नाइट्रोजन है, नंबर है 7, ठीक है, तो नंबर 7 है तो 2,5, या तो 5 को बाहर करें या 3 और ऐड करें, आसान क्या है, 3 ऐड करना तो -3, ठीक है। तो वो चीज जो इलेक्ट्रॉन देगी वो क्या हो गए, मेटल्स। क्यों देगी, फॉर कंप्लीटिंग इट्स ऑक्टेट या टू फॉलो ऑक्टेट टू, और क्योंकि मेटल में हमेशा टेंडेंसी, सोडियम में मैग्नीशियम में टेंडेंसी हुई देने की, एल्यूमिनियम में टेंडेंसी देने की हुई, सोडियम हमने पढ़ा देने की टेंडेंसी, तो जहाँ जहाँ देने की टेंडेंसी है वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे और चार्ज लगेगा पॉजिटिव, और वो सारी स्पीशीज क्या कहलाई, मेटल। और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लगा इसलिए दे बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए हमने वो 2 लाइन लिखी थी, मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्लियर है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की हमने बात कर ली। अब आपका काम है कि इसी के रिस्पेक्ट में आप फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स करें। मेटल में गुड कंडक्टर था, नॉन मेटल में बैड कंडक्टर होगा, ठीक है। मेटल में सॉलिड था, नॉन मेटल में जनरली गैसेस होंगे, ठीक है। मेटल की डेंसिटी ज्यादा थी, नॉन मेटल की डेंसिटी कम होगी। मेटल को कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे, नॉन मेटल कैन बी कंप्रेस्ड, ठीक है। उसके बाद मेटल्स वेर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, नॉन मेटल विल बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसे नाइट्रोजन ने एक्सेप्ट किया, ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट किया। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव थे, नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो ये 5-5, 6-6 प्रॉपर्टीज जो हमने लिखी है, ये टेबुलर फॉर्म में आप मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए लिख लें। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल हमने खत्म किया। नेक्स्ट क्लास से हम फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इससे आएंगे नहीं आपको एग्जाम्स में, सिर्फ आपको याद रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है। अगर बाय चांस आता है तो आपसे 1 या 2 फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी पूछेंगे। इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, मेटल का इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना और नॉन मेटल का इलेक्ट्रो नेगेटिव होना, या मेटल का डोनर एटम होना और नॉन मेटल का एक्सेप्टर एटम होना। क्योंकि अगर ये आप याद रखेंगे तो आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी या आगे के चैप्टर्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है चीज, ठीक है। अब हमने बोला था मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, तो लास्ट खत्म करते हैं इसको कि जो मेटलॉइड्स होता है उसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की भी, कि इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन एज वेल एज इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे कार्बन है ना, सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, कार्बन है 6, 2,4। अब इसमें अगर ऐड करने तो 4 निकाल भी सकते हैं और 4 डाल भी सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है एट टाइम्स और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। क्लियर। तो मेटलाइट्स वो हो गए which behave as both metal and non-metal. Metal will be donor, electropositive always. Non-metal will be acceptor and electronegative. क्लियर है चीज। तो आप इतना करें, और इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है, मैं ये डायग्राम का ही बोला है कि अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे करते हैं कि 2 8 कैसे डाला है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको वहाँ डाल दूंगा। क्लियर है। कोई डाउट होता है तो भी आप वहाँ कमेंट सेक्शन में डालें, ठीक। चलिए, थैंक यू।